आईपीओ अड्डा में स्वागत है आपका। और एक और कंपनी जो इस वक्त हमारे साथ है आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग। कंपनी का जो आईपीओ है वो खुल रहा है 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 23 दिसंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 410 से 432 का रखा गया है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 838 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रही है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है। कंपनी का बिजनेस जो है वो नाम से ही क्लियर है कि ट्रांसमिशन और रेलवे के अंदर है, लेकिन क्या बिजनेस है, क्या करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, ग्रोथ के क्या आउटलुक्स हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं दिगंबर बागड़े जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के, और साथ में है रणदीप नारंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और मिस्टर बागड़े सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हर नाम में एक मैसेज होता है। ट्रांसरेल जैसा मैं समझ पा रहा हूं, जैसा मैंने बताया, क्या ये मैसेज वैसा ही है कि ट्रांसमिशन और रेलवे से मिलकर आपने बनाया है? यस। तो 1984 में जब मैं ये कंपनी स्टार्ट किया था इन बड़ौदा, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टार्ट विद द ट्रांसमिशन लाइन एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इस 40 साल में हमने 35,000 सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट की है, जिसमें ज़्यादातर सबसे हाईएस्ट वोल्टेज 800 केवी, 765 केवी, 400 केवी लाइन्स है। और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हम लोगों ने बिल्टअप किए हैं माउंटेनियस टेरेन में, रेजर्स में, रिवर क्रॉसिंग में। और we have a very good track record of building the transmission line. And also we are in the railway electrification, that's why you will find the name Transrail. तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कंस्ट्रक्शन चालू किया था। उसके बाद मुझे लगा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहिए। इसके लिए पहली फैक्ट्री बड़ौदा में 1994 में लगाया था फॉर टावर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री नागपुर के पास लगाई, और उसके बाद तीसरी फैक्ट्री जो है सिलवासा में कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाई। सो कंडक्टर और टावर दोनों ये 60% ऑफ द कॉस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में, एंड 30% इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगेन अंडर आवर कंट्रोल रहती है। तो इसके लिए इस तरीके से हम लोग 90% कॉस्ट खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा जो स्ट्रेंथ है, इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है, कंट्रोल ऑन मटेरियल ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल है। उसके बावजूद हम लोगों ने अभी फैक्ट्री में हम लोगों ने HTLS कंडक्टर भी डेवलप करना चालू किया है। एंड एज यू हैव सीन दैट हमने मोर देन 35,000 किलोमीटर्स काम किया है, और वी आर वन ऑफ द टॉप 4 प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एंड वी फाइंड दैट देयर इज अ वेरी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन अ T&D सेक्टर, वेदर इट इज डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। 1920 तक 2020 तक हम लोग डोमेस्टिक में ज़्यादा काम करते थे, और 2020 तक हमारा इंटरनेशनल रेवेन्यू वाज ओनली 20%। उसके बाद हम लोगों ने फोकस किया कि हम लोग इंटरनेशनल में ग्रो करना चाहिए। एंड उस एंड एक्चुअली आई वाज मैनेजिंग दिस कंपनी फ्रॉम 1984 टू 2020 as a managing director, and then I thought that I should have another professional management with me, and therefore we appointed Mr. Randeep Narang as a managing director and CEO of our company, who has taken over the control from 2020 onward, and then started growing internationally. So I just want to brief Mr. Narang briefly that he was president in KEC International for 10 years, and out of 10 years 5 साल वो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स और सार्क कंट्री देख रहे थे, और अगले 5 साल जो है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट देख रहे थे। उसके पहले नारंग जो है वो मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सियाट श्रीलंका थे। उसके पहले COO एयरटेल वेस्ट इन मुंबई एज अ COO, एंड ही हैज लॉन्च्ड द एयरटेल सर्विसेज। ओके। उसके बाद हमारी कंपनी काफी ग्रो करना चालू कर दी, और हमारा जो ऑर्डर बुक है, मोर देन 60% ऑर्डर बुक है इंटरनेशनल ऑर्डर बुक, and 40% is a domestic order book. And we find that there is a good growth potential. And last 3-4 साल में कंपनी काफी रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रो कर चुकी है, और लगा कि अभी और ग्रोथ पोटेंशियल है, और आगे बढ़ने का चांस है।
और इसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो इसके लिए हम लोग अभी मार्केट से वी आर एक्चुअली आवर आईपीओ वैल्यू इशू इज अबाउट 400 crores. Out of 400 crores, we want to use about 250 crores for working capital management. 90 crores we want to use for expansion in the existing factories, and 90 crores for general corporate purpose. ओके, बिल्कुल। मिस्टर नारंग, मैं ग्रोथ पर भी आऊँगा और जो सेगमेंट्स हैं उस पर भी आऊँगा जो आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, कई सारे देशों में भी आप कर रहे हैं काम, इन सब चीज़ों पर भी आऊँगा। लेकिन उसके पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि 4 सेगमेंट हैं आपके। एक आपका ट्रांसमिशन का है, दूसरा आपके रेलवे का है, तीसरा सिविल कंस्ट्रक्शन का है और चौथा आपका पोल्स एंड लाइटिंग का है। सो Correct. सबसे बड़ा सेगमेंट आपका कौन सा है जिससे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और उसके बाद जो सीरीज है वो कैसी है फिर? हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो बेसिकली हमारा 83 to 84% रेवेन्यू आता है ट्रांसमिशन टी&डी से, अराउंड 10% आता है सिविल बिजनेस से बैलेंस में, और देन वी हैव रेलवेज एंड पोल विच इज इक्वल 3-4% ईच। दैट इज द कंट्रीब्यूशन। हम बेसिकली एक टी&डी कंपनी है जहां हमारी कोर इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ and ability to manage the business on time, projects on time, और बाकी हम अपने बिजनेस में सिविल रेलवेज में अपनी प्री क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं टू डाइवर्सिफाई फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल। सर, एक चीज़ मैं जब आपके आरएचपी को देख रहा था तो मुझे ये दिखा कि रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो पिछले 3 साल में 6-6.5% से घटकर अब 2.5% के आसपास आ चुका है रेवेन्यू में। तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर वजह रही? क्या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं नए आपने लिए, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने थे वो रिन्यू नहीं हुए? ऐसा क्या रहा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हुआ रेलवे में? देखिए, रेलवे जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंपोजिट जॉब्स का, वो बहुत ही कंपेरेटिव है, और हमारी कंपनी मार्जिन फोकस करके ही काम करती है। जब भी हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, हम उसका रिस्क मैट्रिक्स देखते हैं, उसका मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब देखते हैं। तो उसके तहत हमें लगा कि वी शुड लुक एट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रेलवे में, और हम जो प्रोजेक्ट देखते हैं उसमें सूझबूझ करके ही बिड करते हैं। और एज हमने बोला कि ये हम प्री क्वालिफिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, हमारे पास 3-4 जॉब चल रहे हैं, एंड दिस विल मेक अस स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। करंट ऑर्डर बुक मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त जो आपकी ऑर्डर बुक है वो कितनी है, और जो टर्न अराउंड टाइम होता है एक ऑर्डर को मिलने के बाद उसके एग्जीक्यूशन का, वो आमतौर पर कितना रहता है आपके लिए? जी, हमारी ऑर्डर बुक एज ऑफ 30 जून है करीबन 10,000 करोड़ की, प्लस उसके अलावा 3,200 और करोड़ की L1 है, और ये ऑर्डर बुक 90% टी&डी है। और इस 90% में जो टी&डी है 40% डोमेस्टिक है, 60% इंटरनेशनल है। तो अमूमन जो टाइम लगता है डोमेस्टिक में 18 से 24 महीने लगता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एंड इंटरनेशनल जॉब्स में 24 से 30 महीने तक लगता है। तो अगर आप एवरेज करें तो 24 एक महीने के जॉब्स में हमको जॉब कंप्लीशन करना होता है। बिल्कुल। मिस्टर बागड़े, मैं क्लाइंट्स की लिस्ट पर थोड़ा सा एक आपसे हाईलाइट चाहता हूँ कि कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं इंडिया में। अगर मैं डोमेस्टिक बात करूँ आपसे तो कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं जो आपके लिस्ट में हैं, टॉप 5 क्लाइंट्स या फिर टॉप 3 क्लाइंट्स, अगर आप बताना चाहें? तो इंडिया में सबसे बड़े क्लाइंट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, followed by private clients like Adani, like Sterlite and Renew. They are the top client for us. ओके। आप विदेशों में भी कामकाज करते हैं, सो इस वक्त अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त आप कौन कौन से देशों में हैं? जो सबसे ज्यादा बड़ा कारोबार है आपका वो कौन कौन से देशों से है? तो हम करीबन 22 एक कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक जो है अफ्रीका में काफ़ी अच्छा हमारा काम चल रहा है, 18-19 कंट्रीज में। और उसमें से अगर आप हाईलाइट करें तो कैमरून, तंजानिया, माली, यहाँ हमारा काफ़ी काम है, जो कि ये सब मिलाएंगे तो करीबन 12 से 1500 करोड़ का है जो ये काम चल रहा है। बिल्कुल। मिस्टर नारंग सर, मैं एक चीज़ और देख रहा था कि आपकी जो पीएनएल की शीट है उस पे ग्रोथ बहुत शानदार दिखी है। अगर मैं पिछले 3 साल के रेवेन्यू और आपके प्रॉफिट को देखूं तो रेवेन्यू करीब डबल हुआ है और प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। सो ऐसा क्या बदला है पिछले 3 साल में? क्या ऑपरेशनल चेंजेस हुए हैं या फिर क्या ऑर्डर बुक चेंजेस हुए हैं? क्या स्ट्रैटेजी रही है जिसकी वजह से ये ग्रोथ दिखी, और क्या ये आगे कंटिन्यू रह पाएगी ग्रोथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बेसिक है फिलॉसफी एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, जो बागड़े साहब और हमने अपने बोर्ड के साथ की है,
की है कि हमने कहा डाइवर्सिफाई करेंगे एंड इंटरनेशनल जॉब्स लेंगे, जहाँ के कमर्शियल टर्म्स बेटर हैं, मल्टीलैटरल फंडिंग है, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। एंड दी अच्छी बात यह है कि ये सब सहायता करके जहाँ ये नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ फास्ट ट्रैक हो रहा है। सो यहाँ आपको प्राइस वेरिएशन भी मिलता है, आपको सपोर्ट ज़्यादा है और मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बेटर है इंडिया से। दो इंडिया की अभी जॉब प्रोफाइल जो है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है टीएनडी में, उधर भी हम प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ भी ग्रोथ अच्छा है, बेसिकली विद पावर ग्रिड, अडानी, स्टरलाइट। सो हम देख रहे हैं कि मार्जिन प्रोफाइल जो है वो बैलेंस करके एंड जो हम रिस्क सोच के करते हैं, उसी की हमारी ये इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है, और रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। एंड लास्ट जो अच्छी बात ये है कि एग्जीक्यूशन ऑन टाइम है, तभी आप मार्जिन बना सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई करते हैं क्लाइंट को। बिल्कुल। मिस्टर बागड़े, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस बिजनेस को शुरू किया था और अभी तक आप इस बिजनेस को देख रहे हैं आज भी चेयरमैन के तौर पर। सो आगे, अब चूंकि काफ़ी ग्रोथ आप कर चुके हैं, आगे ग्रोथ के लिए क्या ट्रिगर्स हैं जो आप इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे? क्योंकि अब आप आईपीओ मार्केट में आ चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स होंगे आपके, कई शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जो अब कंपनी की ग्रोथ को आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे? तो देखिए, एक तो हमारा जो मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट, वो वैसे ही ग्रो करेगा आगे, क्योंकि हमें लगता है कि बिजनेस वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे 8-10 साल तक तो आने वाले ही है। दूसरा है, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं HTLS कंडक्टर के ऊपर। HTLS conductor is a high growth margin product, which will further add to the profitability of the company. So this will definitely help us to sustain whatever we have been doing, and we have been maintaining our profits much better than the in the whole industry. So that will actually sustain the profitability, and we can expect a very good shareholders value from long term perspective basis. बिल्कुल। मिस्टर बागड़े, मिस्टर नारंग, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझाया, ग्रोथ के प्लान्स को भी आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत शुक्रिया आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए। और दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर से बेसिक डिटेल्स आईपीओ की बता दूं। आईपीओ खुल रहा है 19 दिसंबर को, 23 दिसंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 410 से 432 का रखा गया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 838 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल है और 438 करोड़ के आसपास का ओएफएस है। और हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की और समझा कि ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आईपीओ के जरिए वो क्या करने वाले हैं।